वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस। आई होप कल का अपना फिनाल का जो प्रिपरेशन मेथड वाला वीडियो था सब लोगों ने देख लिया हो। एंड लेट मी टेल यू दैट टुडेज वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एकदम प्रॉपर तरीके से सिंसियरली मेरे साथ जुड़ जाएं। अगर आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हो, चाहे कोई चाय पी रहा हो, चाहे कोई ब्रेकफास्ट कर रहा हो, क्योंकि सवेरे का टाइम है, सो प्लीज़ या तो उसको ख़त्म कीजिए एंड उसके बाद वीडियो को देखना चालू कीजिए, या फिर उसको साइड में रखिए एंड पिक अप योर पेन एंड पेपर। प्रॉपर एक मोड में आ जाना, एक टेम्पो में आ जाना, मेरे साथ जुड़ जाना एंड देन एकदम ज़बरदस्त वाला पॉइंट आज हम चालू करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में जो आज का पहला पॉइंट है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एंड इसके ऊपर साल दर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्स में पूछे गए हैं, जेई में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, अगर हम 2018-19 के जेई मेंस के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर हर स्लॉट में जो पूछे गए क्वेश्चन थे, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज अपने क्लासरूम नोट्स में, बच्चों के नोट्स में लिख कर दिए हुए थे। वही क्वेश्चंस एज इट इज थे। 2016 के एम्स में, 2017 के एम्स में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज क्लासरूम में हमने सॉल्व करवा के देते बच्चों को फिनॉल के एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर। सो आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, पूरी तरीके से मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आप दूसरा कोई भी काम कर रहे हो, अगर खाने वाला है तो पहले उसको खत्म कर लेना ताकि एनर्जी भी बनी रहे आपके साथ में अगले घंटे भर के लिए, एंड पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाना। सो हियर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। एंड उसमें अपना हेडिंग है, सब हेडिंग है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो हेडिंग लिखना सब लोग, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ओके गाइस, सो ये रहा अपना हेडिंग, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब थोड़ा बहुत आप लोग एसिड क्या है, बेस क्या है, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हो। 11th में आपका अरेनियस थ्योरी है, देन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, फिर आपका लेविस का थ्योरी है। वहां पे आप इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हो। अब यहां पे हम कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें भी करेंगे एंड फिर कुछ जो अपने को बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, अपने को दिया हुआ सवाल कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोगों को बार बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूछे जाए, यानी कि के ए या पी के, लेकिन हमको ये पूछा जरूर जाएगा कि भाई इनमें किसकी के ए वैल्यू या किसकी पी के ए वैल्यू ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। तो उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना, उधर हम ज्यादा अटेंशन देंगे। सो हियर वी स्टार्ट। सो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल जो है, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं। फिनॉल सबसे पहला बेसिक पॉइंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। ये एक प्रोटॉन डोनर है। क्या करता है बेटा, ये एक प्रोटॉन देता है क्योंकि एसिडिक नेचर बोल रहे हैं। सो दूसरा पॉइंट, अब हालांकि फिनॉल इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक ठीक ठाक एसिड है ना, या फिर बोला जाए इट इज स्टिल वी कैन से इट इज अ वीकर एसिड, है ना। सो इट इज नॉट वेरी एसिडिक बट इट इज अ वीक एसिड। बट ये वीक एसिड है किससे, इट इज वीकर एसिड देन ऑल द मिनरल एसिड, इट इज वीकर देन सल्फोनिक एसिड एंड इट इज वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना, इट इज अ वीकर एसिड। अगर चाहो तो मैं यहां पे लिख भी दूं कि वीकर एसिड देन योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड योर सल्फोनिक एसिड। लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल बेटा इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना। फिनॉल क्या है अपना, फिनॉल जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन योर वाटर, देन योर अल्कोहल, देन योर टर्मिनल अल्काइन, है ना, देन योर अमोनिया, देन योर अल्कीन एंड फिर
अल्केन। ठीक है, सो ये आपका एक जनरल स्टैंडर्ड सा ऑर्डर है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का, राइट। अब इसके आगे अब दूसरा, अगर एक जो पहले तो बहुत बेसिक सी जनरल बातें बता रहा हूं, फिर अगर यहां पे हम बात करें फिनॉल का जो pKa वैल्यू है ना, फिनॉल का जो pKa वैल्यू है, pKa वैल्यू इज अराउंड 10। अब Ka उसमें बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। हम सब जानते हैं K जो क्या है आपका, Ka एक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, एंड उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम Ka वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अगर हम फिनॉल की ही बात करें तो ये आपका इधर क्या बनेगा, फिनोलेट आयन, एंड कितना ज़्यादा H+ आयन बना डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल। यानी आपका फिनॉल जब पानी में डाला जाएगा तो कितना ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, एंड कितना ज़्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, उस बेसिस पे वहाँ पे Ka वैल्यू जो है बनती है। तो फिर यहाँ पे K वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्री H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी के लिए तो बोला जाता है आपका जो Ka वैल्यू है, Ka वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन अब ये देखा है कि K वैल्यूज आर सो स्मॉल, सो वहाँ पे आई मीन वो होते हैं 10 टू द पावर्स में होते हैं, 10 टू द पावर। सो यहाँ पे वो जब लिखने जाए तो बहुत ज़्यादा डेसिमल में होते हैं, सो एरर होने के चांसेस होते हैं। दैट इज वाई इट इज़ मोर जनरली, द K वैल्यूज आर मोर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ pKa वैल्यू, एंड pKa एंड K का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। इसी का मतलब है कि pKa एंड एसिड स्ट्रेंथ का रिलेशन भी कैसा होना चाहिए बेटा, इनवर्स ही होना चाहिए। सो ये रहा आपका pKa, है ना, pKa हम लिख सकते हैं यहाँ पे -log Ka, ठीक है ना। सो ये आपका pKa एंड K का रिलेशन इनवर्स बनेगा, इसीलिए pKa एंड एसिड स्ट्रेंथ का रिलेशन भी क्या होगा, इनवर्स ही होगा। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बने रहना आप लोगों को। फिर यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एंड दूसरे साइड में हम बोल सकते हैं जिसकी pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादातर फोकस करने वाले फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, एंड फिर उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल ऐसे भी लेंगे, फिनॉल का किसी दूसरे नॉन फिनॉलिक कंपाउंड के साथ भी हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। सो ये आपका कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं तो यहाँ पे, अब ये एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। सो देखो, हमको लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई, उसने थ्योरी बताई हम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयरिंग की थ्योरी बनाई। सो जब भी हमको एसिडिक नेचर चेक करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आप लोगों को फोकस करना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अगर हम इसको लेके चले, अब ये तो क्लियर है, देखना फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक, एंड कार्बोक्सिलिक से ज्यादा एसिडिक होता है आपका सल्फोनिक एसिड, एंड फिर आगे मिनरल एसिड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो अगर हम इनको कंपेयर करें, सो व्हाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर और अल्कोहल, ज्यादातर कंपैरिजन हमको फिनॉल एंड अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछते हैं। सो यहां पे देखना फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल, कैसा, अब जरा यहां पे ध्यान से सुनना। अब अगर हम यहां पे ऐसा बात करते हैं, ये मान लो अपन ने यहां पे क्या कर दिया, ये हमने एक बहुत बेसिक सिंपलेस्ट फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब फिनॉल में, एंड फिर यहां पे मैं जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं वो एक बहुत ही बेसिक सा अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाता हूं। चलो इधर बनाते हैं, ये आपका RCH2OH, ठीक है। अब दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon, whereas in case of phenol your oxygen is attached to sp2 hybridized carbon. It means ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, तो उस केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, एंड इवेंचुअली ये जो OH बॉन्ड है ज्यादा पोलार बन जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलार। एंड जब वो ज्यादा पोलार बनेगा, इसी का मतलब है कि उसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इधर क्या हो रहा है, इधर
इधर ये आपका प्लस आई के चलते इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, है ना। तो अगर पोलैरिटी कम होगी तो इसका प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे दूसरी बात, अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, पहले हम फिनॉल का रेजोनेंस देखते हैं, है ना। पहले क्या करेंगे, अब हम लोग फिनॉल का, अब फिनॉल में रेजोनेंस होता है, सो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे इधर आ जाएगा, ये आपका इधर डीलोकलाइज हुआ। सो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके के करके आगे सभी तरीके अगर फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम यहाँ पे बनाते, एक ये बना, ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज, फिर ये डीलोकलाइज होके पैरा पे आएगा, फिर डीलोकलाइज होके किधर चला जाएगा, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपको समझना जरूरी है कि अपना जो फिनॉल है, अपने फिनॉल में भी खुद एक रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। फिनॉल में भी खुद रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे ये इधर डीलोकलाइज हो गया, ये इधर डीलोकलाइज है, उसके आगे वाला स्ट्रक्चर आप समझ लेना, या फिर चलो बना ही देते हैं, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर बना ही दो। सो ये चलो हमने इसको इस तरीके से करके यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सो ये आपका हो गया फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके का। अब इसके आगे भी और बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आपका फिर से इधर डीलोकलाइज हो गया, मतलब बेंजीन का किक्यूल स्ट्रक्चर वहां पे बन गया। सो ये अपना फिनॉल जो है, फिनॉल खुद भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर पुल होगा एंड यहाँ पे प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अब हम दोनों का भी ये चेक करते हैं कि भाई दोनों अगर प्रोटॉन देते हैं, दोनों प्रोटॉन देते हैं तो दोनों का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दोनों का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो अब यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो आप लोगों को देखना है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, क्या देखना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। एंड अब मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बेस जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कॉन्जुगेट बेस जो एक एनायन है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो यहाँ पे मैं पहले तो ये आपका हिंट वाला पॉइंट लिखता हूँ, फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ व्हाट यू नीड टू लुक एट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। एंड इन जनरल योर कॉन्जुगेट बेस इज एनायन, है ना, क्या है, एनायन। एंड अगर एनायन है तो इसका मतलब कौन से फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस एनायन की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते होंगे। सो उसमें एक फैक्टर हम बोल सकते हैं, सबसे पहले तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, या फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं वहां पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, है ना, वहां पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो अपने एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसको शक्तिशाली बना देते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। सो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस का फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो आपके एनायन को स्टेबल करते हैं, है ना। एंड साथ ही साथ में कुछ ऐसे होंगे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते भी आपका एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एंड इन सब अगर ये वाले इफेक्ट्स मौजूद हैं आपके एनायन में, कॉन्जुगेट बेस में, तो वहां पे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी घट भी सकती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी घट भी सकती है। अब ये जो रेजोनेंस है ये कौन सा, ऑब्वियसली -m वाला रेजोनेंस होगा ये, ठीक। सो ये आपका कुछ पॉइंट्स हो गए बेसिक, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को जो बढ़ाएंगे वही अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सो अब ये हमने फिनॉल का रेजोनेंस देखा यहां पे। अब हम देखेंगे कि फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस एंड अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस, दोनों के कॉन्जुगेट बेस में किस तरीके की स्टेबिलिटी है एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड व्हाई वी से दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल। तो अगर सबसे पहली बात तो यहां पे ये मैंने एक ऐसा ले लिया बेटा अल्कोहल, ठीक है। अब इस अल्कोहल को हम एक्वेस मीडियम में, अल्कोहल को जब हम एक्वेस मीडियम में आयोनाइज करेंगे सो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा RCH2O-, ये हमने लिखा यहाँ पे H+। सिमिलरली ये हम यहाँ पे फिनॉल के बारे में भी
लिखते हैं, है ना। सिमिलरली ये हम क्या करेंगे, फिनॉल के बारे में भी लिखेंगे। सो फिनॉल भी क्या हो गया आपका, एक्वियस मीडियम में आयोनाइज हो गया एंड हमको मिल गया फिनोलेट आयन। क्या मिला हमको, फिनोलेट आयन। एंड ये आपका यहाँ पे फ्री H+ आयन जो है मिल गया यहाँ पे, राइट। अब हमको इन दोनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है देखनी है, तो उसके लिए हमको इसका रेजोनेंस करके देखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेजोनेंस करके देखना पड़ेगा। सो नाउ इफ यू लुक एट इट, इफ यू पे अटेंशन, अगर अल्कोक्साइड की बात करते हैं, सो अल्कोक्साइड में यू विल सी दैट आपका जो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन है, इट इज stabilized only by the electronegativity of that particular oxygen atom. Whereas in case of phenolate, you can very clearly see that the negative charge in phenolate is delocalizing. क्या हो रहा है, delocalizing हो रहा है, वो आपके बेंजीन रिंग पे delocalize हो जाएगा। एंड चार्ज जैसे ही delocalize हो जाता है, उस एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, उसकी स्टेबिलिटी जो है बेटा बढ़ जाती है, राइट। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे उसका भी रेजोनेंस जो है करके देखेंगे। ये अपने फिनॉल का रेजोनेंस है, तो इसको मिटाता नहीं, कुछ सेकंड के लिए इसको ऐसा ही रखेंगे क्योंकि हमको बात करने के लिए ये ज़रूरी है। सो अब हम इस फिनोलेट आयन का रेजोनेंस बना रहे। सो जब हम फिनोलेट आयन का रेजोनेंस बनाएंगे, है ना, सो ये फिनोलेट आयन का ये रेजोनेंस बनेगा। सो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, ये इधर आया। सो यहां पे यू विल वेरी क्लियरली सी दैट यहां पे सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है, वो अलग अलग एटम पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, अलग अलग एटम पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है ना। सो ये ऐसा हो गया। सो हमने बचपन में यानी 11th में एक पॉइंट ये भी सीखा है कि जितना चार्ज का डिस्पर्शन बढ़ेगा, है ना, जितना चार्ज का डिस्पर्शन बढ़ेगा उतना ही उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है कम हो जाएगा। एंड जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, उतनी उस पर्टिकुलर चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये ऐसा रेजोनेंस होगा यहाँ पे, ये आपका इधर आ गया, ये फिर से इधर आ गया। सो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये अल्टीमेटली कुछ ऐसा, ये इधर, ये ऐसा बन गया। एंड फाइनली ये और इधर डीलोकलाइज होकर इधर चला जा सकता है। सो अब ऐसा कोई भी रेजोनेंस आपके अल्कोक्साइड आयन में नहीं है ना, ऐसा कोई भी रेजोनेंस जो है अपने अल्कोक्साइड आयन में नहीं है। जबकि फिनोलेट आयन में हमको बहुत खूब तरीके से रेजोनेंस दिख रहा है, जहां पे चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब अगर आप फिनॉल का रेजोनेंस एंड फिनोलेट आयन का रेजोनेंस अगर देखते हो, तो यू विल सी दैट, है ना, यू विल सी दैट फिनोलेट आयन में सिर्फ चार्ज डिस्पर्शन हो रहा है, जबकि फिनॉल में चार्ज सेपरेशन होता है। एंड चार्ज सेपरेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी या ज़्यादा सिग्निफिकेंस किस चीज़ को है, चार्ज डिस्पर्शन है, चार्ज डीलोकलाइजेशन है। इसी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि फिनोलेट आयन इज मच मोर स्टेबल देन योर फिनॉल। सो अब यहीं पे क्लियर हो गया, आपका फिनॉल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस इज फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज। सो एसिड का कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ओरिजिनल कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात क्लियर है सबको? सो दैट इज वाई वी से दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन आवर वाटर, अल्कोहल, अल्काइन, अल्कीन, अमोनिया एंड अल्किन, इन सबसे कैसा हो, ज़्यादा एसिडिक है। सो ये हमने प्रूव कर दिया रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके कि हाउ फिनॉल इज मोर एसिडिक देन सम ऑफ द स्पीसीज दैट आई हैव मेंशन। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब यहां पे अगर आप चाहो तो हम यहीं पे इस चीज की बात कर सकते हैं कि वाई सल्फोनिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई सल्फोनिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो फर्ज करते हैं ये आपके पास ये ऐसा है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने प्रोटॉन डोनेट किया, सो ये ऐसा बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन बना। ठीक है, एंड उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सल्फोनिक की, है ना, हम क्या बात करेंगे, ये यहाँ पे जो है आपका
सल्फोनिक की बात करेंगे, सो इसने भी प्रोटॉन दे दिया, ये बनेगा RSO3O-। अब जरा आप इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस की तरफ देखो, दिखने को है ना, दिखने को यहां पे फिनोलेट में रेजोनेंस दिखने को ज्यादा दिखता है, लेकिन क्वालिटी भी तो कुछ मैटर करती है ना, क्वालिटी भी तो कुछ मैटर करती है, सिर्फ हमेशा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आइडेंटिकल होगा, पहली बात। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि यहां पे जब इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज फिर से ऑक्सीजन पे ही डीलोकलाइज हो रहा है। एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस, यहां पे भी क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आपका इधर डीलोकलाइज होगा, ये इधर आया, सो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना गया, RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, ये वापस इधर आया, ये इधर आया, यानी ये, सो एक एक करके, सो ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलेट आयन में निगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 2 ऑक्सीजन एटम्स which is higher electronegative, and हम सब लोगों ने सीखा है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड ऊपर से आइडेंटिकल रेजोनेंस बना रहा है, सो दैट इज व्हाई द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, इज इट provides more stability to the carboxylate ion and your conjugate base of sulfonic acid। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन पे, यहां पे 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब यहां का conjugate base इन सबसे ज्यादा स्टेबल, दैट इज व्हाई आई हैड टोल्ड यू सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन योर कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड योर कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन योर फिनॉल, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अगेन मोर एसिडिक देन योर फिनॉल, सो ये पॉइंट, सो इसका रीजन क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, आइडेंटिकल रेजोनेंस एंड नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन ऑक्सीजन एटम, वेयर एज यहां पे नेगेटिव चार्ज किधर डीलोकलाइज हो रहा है, पहले ऑक्सीजन पे था, बाद में उल्टा वो कार्बन पे आया। जितना आसानी से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को संभाल सकता है, उतने आसानी से आपका कार्बन नहीं संभाल सकता, ये हमने रेजोनेंस के बेसिक चीजों में सीखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक यहां पे पॉइंट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, लेट अस मूव इट। सो यहां पे आपको एक टेंटेटिव ऑर्डर मिला, सल्फोनिक मोर देन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन योर फिनॉल, इसमें आगे और भी मैं पॉइंट बताने वाला आपको, ठीक है ना। फिर फिनॉल मोर देन वाटर, देन अल्कोहल, देन फिर आगे सब मैंने आपको बता दिया है, वो आपको लिख के भी रखना है, एंड कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमेशा यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे एक बात ये भी करेंगे, जैसे हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में सीखा था कि भाई कौन से रिएक्शन से ये कंफर्म किया जा सकता है कि अल्कोहल सर एसिडिक नेचर, उसी तरीके से किस किस रिएक्शन से ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से ये ऐसा ले लूँ, यहाँ पे एक सेंटर में मैंने रखा फिनॉल, ठीक है, ये सेंटर में मैंने रखा फिनॉल। अब पहली बार हमने क्या किया कि फिनॉल का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ किया, फिर चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे फिर आपका एल्यूमिनियम हो, चाहे तो इनके साथ जब हमने इनकी रिएक्शन की तो हमको ये दिखा कि यहाँ पे बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड विथ द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड विथ द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट कि अगर हमने इसी फिनॉल का रिएक्शन अगर मान लो हमने मेटल हाइड्राइड के साथ किया, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड या फिर पोटेशियम हाइड्राइड, तो इसके केस में भी ये देखा गया कि यहाँ पे हमको मिलेगा, अब ये क्या है, ये बहुत स्ट्रांग बेस है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, H+ खींचेगा, एंड सोडियम हैज अ वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी टू डिस्प्लेस एन एसिडिक हाइड्रोजन, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे भी गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर मान लो हमने इसकी रिएक्शन कर दी इसके साथ, इसकी रिएक्शन हमने कर दी मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लो या फिर ब्रोमाइड ले लो। अब ये ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड सबको पता है कार्बन जो होता है कैसा होता है आपका, निगेटिवली चार्ज होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेता है,
आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट है, सो लेफ्ट टू राइट जाते जाते बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, यानी कार्बन का बेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के बेस से बहुत स्ट्रांग है। ये मैंने ट्रेंड आपको लिख के दिया। इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इट मीन्स कार्बन का बेस बहुत स्ट्रांग है। अब ये अगर स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा, तो जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा इधर क्या होगा आपका मीथेन, एंड दिस मीथेन गैस कैन बी क्वांटिफाइड। क्या कर सकते हैं हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, एंड साइड में क्या हो जाएगा PHOMgI हो जाएगा साइड में, ठीक है। तो चलो वो भी लिख देता हूं आपके लिए, ये साइड में हो गया PHOMgI, ये ऐसा बनेगा। फिर इसके आगे और क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे ऐसा कर सकते हैं, इसका रिएक्शन कर सकते हैं सोडा अमाइड के साथ। सोडा अमाइड वेरी स्ट्रांग बेस, सो ये क्या कर सकता है, ये भी यहां से आपका प्रोटॉन खींचेगा, है ना, ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन खींचेगा। तो अब जितने रिएक्शंस मैंने लिखे हैं इन रिएक्शंस को ध्यान में रखो, एंड मुझे बताओ क्या इन रिएक्शंस को यूज करके हम अल्कोहल एंड फिनॉल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन है आपके लिए, कैन वी डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड अल्कोहल यूजिंग दीज रिएक्शंस। तो जवाब होना चाहिए ना, क्योंकि अल्कोहल भी एग्जैक्ट ऐसी ही रिएक्शंस देता है इन सभी रिएजेंट के साथ, है ना। लेकिन अगर मैं अब आपको बोलूं कि भैया ये मेरे पास है बाइकार्बोनेट, और मैं बोलूं क्या मेरा फिनॉल बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होके मुझे बबल्स देगा, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छोड़ेगा, वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। सो क्या आपका फिनॉल बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होता है। अब जरा ध्यान से देखना, आपका बाइकार्बोनेट किसका कॉन्जुगेट बेस है, वो आपका कार्बोनिक H2CO3 इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए, है ना, तो इसने एक प्रोटॉन दे दिया, है ना, इसने एक प्रोटॉन दे दिया, सो ये आपका बना NaHCO3। और यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस है बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस ऐसे रेजोनेंस से यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ना, रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। तो इट मीन्स आपका कार्बोनिक एसिड जो है ना, कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन योर फिनॉल। इट मीन्स कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, फिर वीक हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, स्टेबल होता है। सो फिर इसका कॉन्जुगेट बेस वीक, एंड इस कार्बोनिक एसिड के कंपैरिजन में फिनॉल भी वीक एसिड, तो फिनॉल आपके इस वीक बेस में डिसॉल्व नहीं होगा, CO2 के बुलबुले नहीं छोड़ेगा, है ना। तो अल्कोहल के साथ भी ऐसा था, मतलब अब तक जितने भी रिएक्शंस मैंने लिखे इनमें से किसी भी रिएक्शन से हम अल्कोहल एंड फिनॉल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इन सभी रिएजेंट के साथ रिजल्ट कैसा है, सेम है। अब मैं यहां पे फाइनल रिएक्शन लिखने वाला हूं, वो ये, अगर मैंने इस फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला उस केस में लेकिन थोड़ा अलग रिजल्ट मिलेगा जो कि अल्कोहल के साथ नहीं मिल रहा था। अब यहां पे मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड एंड ये आपका हो जाएगा वाटर। लेकिन अल्कोहल इस तरीके से, अल्कोहल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होके अल्कोक्साइड वाटर नहीं बनाता, क्योंकि वहां पे रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, बिकॉज अल्कोक्साइड इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना। अल्कोक्साइड इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड। इसीलिए तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि फिनॉल एंड अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस NaOH। सो ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी रिएक्शन से हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक अलग है। अब इससे रिलेटेड हमको आगे और क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब हमको ये पूछा जा सकता है कि which of the following dissolves in bicarbonate, or which of the following liberates carbon dioxide gas when dissolved in bicarbonate, or which of the following gives effervescence when dissolved in bicarbonate, ठीक है। तो उस केस में जो आपका कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा वो सब इसमें डिसॉल्व होगा, यानी कि आपका सल्फोनिक एसिड इसमें डिसॉल्व होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें डिसॉल्व होगा,
है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड दोनों भी, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये रहा यहाँ पे बाइकार्बोनेट एंड फिर ये मैंने लिखा यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड एंड ये फिर मैंने लिखा यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट। सो दोनों के रिएक्शन में यहाँ पे आपका क्या, ये दोनों के दोनों इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ये आपका RCOONA, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वगैरह सब बाजू को हो जाएगा। सो मतलब क्या हो रहा है, CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, RSO3Na, CO2 वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये दोनों बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हो रहे हैं एंड फिनॉल नहीं हो रहा, अल्कोहल नहीं हो रहा। इट मीन्स क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं फिर, सो दिस रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड विथ बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश दीज टू फ्रॉम फिनॉल एंड अल्कोहल, है ना। दीज टू कैन बी, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल एंड अल्कोहल, क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व होते हैं। फिनॉल अल्कोहल बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व नहीं होता, CO2 के गैस को, बबल्स को लिबरेट नहीं करता। ठीक है, सो ये भी एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद तो यहीं पे मैंने क्या बताया, सो ये ध्यान रखना है। सो अब ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, ये आपके कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। कार्बोनिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस में कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डिसॉल्व हो रहा है, इसी का मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन योर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ओके, सो एक पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे, सो ये आपको अब तक का पूरा बेसिक लेवल बता दिया था फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में। अब हमको सवाल ऐसे आते हैं, एक तो ये जो मैंने बताया, अब दूसरे सवाल हमको ये आते हैं, कंपैरिजन पूछा जाता है बिटवीन फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का हमको कंपैरिजन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, तो वो मैंने बेस चीज़ क्या याद रखने को बोला, मैंने बेस चीज़ ये याद रखना है कि जो भी फिनॉल या जो भी एसिड आपको दिया है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है आप लोगों ने समझनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटा हमको ये बोलना है, सो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा स्टैंडर्ड फिनॉल रखता हूँ, ठीक, एंड यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि भैया अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं जोड़ूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ता हूँ, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दूंगा, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, एंड आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो पहले से ही एनायन है, एंड अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ने लगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, एंड कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा घट जाएगी, है ना, इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घट जाएगी। क्लियर है, सो अब इसको ध्यान में रखें। सो लेट अस स्टार्ट फ्यू examples on substituted phenols, है ना, few examples on substituted phenol। so ये यहाँ पे let us start with some of the examples। so ये मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिया एक बहुत ही बेसिक फिनॉल, राइट। अब इसके साथ में मैं दूसरे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जहाँ पे समझो मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने ले लिया पैराक्रिसॉल, ठीक, मैंने ले लिया पैराक्रिसॉल। फिर ये मैं लेता हूँ यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल, ओके। फिर आपके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे पैरामिथॉक्सीफिनॉल, है ना, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, एंड एक फाइनली हम इसमें एक और डाल देते हैं पैराक्लोरोफिनॉल। अब हमको इन पांचों को कंपेयर करने को बोला है, तो जब ऐसे हमको इस तरीके का कंपैरिजन के लिए दिया होगा तो अपना रामबाण उपाय कौन सा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उस शस्त्र को निकाल के बस अपना दिमाग जो है लगाना है आप लोगों ने। सो ये तो रहा आपका स्टैंडर्ड, ठीक है ना, तो इसको लिखता हूँ ये जो आपका स्टैंडर्ड। अब पैराक्रिसॉल में CH3 का कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसका +M है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है।
फिर नाइट्रो का क्या है, -m है। -m यानी जैसे ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा तो यहाँ का निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होते 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 किधर आ जाएगा, नाइट्रो पे, यानी बेटा ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे भैया ये क्या है, ये जो है आपका +m वाला ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एंड क्लोरीन के केस में +m होता है, -I होता है, लेकिन इसका -I ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है हैलोजन के केस में। तो अब आपके पास इफेक्ट मिल गए। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अगर होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होगी, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होगी। तो विदड्रॉइंग मुझे 2 दिख रहे, सो इसको अगर 1 बोलते हैं, 1 2 3 4 5, सो 3 और 5 पे मुझे विदड्रॉइंग दिख रहे हैं। सो 3 नंबर पे जो है -m की पावर -I से कई ज़्यादा होती है। मतलब मोस्ट एसिडिक कौन हुआ, पहले एग्जाम्पल में मोस्ट एसिडिक हुआ 3 के बाद कौन होना चाहिए, 5। अब ये दोनों डोनेटिंग है, सो इन दोनों डोनेटिंग के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब 1। अब दोनों भी डोनेटिंग है, लेकिन इन दोनों में वीक +m किसका है, वीक +m है आपके मिथिल का। इसका मतलब +m जितना कम उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक ठाक होगी। इट मीन्स 2 नंबर यहाँ आएगा, एंड सबसे वीक कौन होगा आपका, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो इस सेट में आपका आंसर जो है बेटा ये वाला आया। क्लियर है सभी को, एकदम से पक्का क्लियर है, ओके। सो ये आपका पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल लेते हैं। सो सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल में देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल ये हम फिर से वही करेंगे। ये मैंने लिया एक फिनॉल, ठीक। फिर अब मैंने यहाँ पे ले लिया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, राइट। फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया ऑर्थोमिथिलफिनॉल। फिर हमने यहाँ पे ले लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एंड फिर से आप बोलो तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा। फिर से ये स्टैंडर्ड है, राइट। सो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट, ये आपका स्टैंडर्ड है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या, ऑर्थो है, हैलोजन है तो -I होगा। यहाँ पे मिथिल, अगेन मिथिल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या दिखाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो क्या दिखाता है, +m इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए एक्टिव पोजीशन कौन से, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करना होता है। सो ये यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे +m। नाइट्रो का क्या होगा, -m, एंड मिथॉक्सी का क्या होगा, मिथॉक्सी का भी +m होगा। अब इसका -I होता है, लेकिन वो -I को आपका +m बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर जाता है ना, इसके लिए हम उस -I को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमको यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखना, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले फिर से कौन दिखते हैं, नाइट्रो एंड क्लोरो। मतलब नाइट्रो वाला क्लोरो से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे -m है। इट मीन्स यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या रहा है, आपका नंबर 4 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है। 4 के बाद कौन आएगा आपका 2, क्योंकि विड्रॉइंग ये 2 ही है बस। तो इन 2 की एसिडिक स्ट्रेंथ आपके फिनॉल यानी स्टैंडर्ड वाले से क्या हो गई, ज़्यादा। अब ये दोनों जो है डोनेटिंग वाले हैं। फिर से क्या होगा, मिथिल का +m मिथॉक्सी के +m से कम होता है। इट मीन्स आपका थर्ड नंबर वाला जो है आपके मिथॉक्सी यानी ऑर्थोक्रिसॉल इज मोर एसिडिक देन योर ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, यानी कि नंबर 3 आएगा यहाँ पे, एंड ये आया आपका नंबर 5। ठीक है, ये इस तरह से बना। बात क्लियर है सबको? वेरी गुड, ओके। अब चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, मैं इन्हीं को थोड़ा सा मिटाता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इन्हीं को थोड़ा सा मिटाते हैं, अपना समय बचाते हैं, राइट। ओके, सो लेट अस ट्राई हियर। सो मैं अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इधर मेटा पे CH3 जोड़ा, राइट। फिर मैंने यहाँ पे मेटा पे NO2 जोड़ा, ओके। फिर मैंने यहाँ पे पैरा पे CH3 जोड़ा, एंड मैंने यहाँ पे मेटा पे फिर से क्या जोड़ा, आपका मिथॉक्सी जोड़ा, राइट। अब हम लोगों को इन पांचों में फिर से कंपेयर करना है।
अब चूंकि सब के सब मेटा सब्सटीट्यूटेड है सिवाय इसके, तो आपको जहां जहां मेटा होगा वहां वहां पे आपको सिर्फ क्या कंसिडर करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई हो या फिर माइनस आई डिपेंडिंग ऑन दी सब्सटीट्यूएंट। अब ये फिनॉल फिर से स्टैंडर्ड है। अब ये कौन है आपका, मिथिल यानी अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप किधर भी लगाओ डोनेटिंग इफेक्ट होता है, सिर्फ कहीं पे प्लस आई होगा तो कहीं पे आपका प्लस एम होगा। सो चूंकि ये मेटा पे है, चूंकि ये मेटा पे है, इसमें क्या लगेगा आपका प्लस आई लगेगा। नाइट्रो भी मेटा पे है, नाइट्रो का क्या लगेगा यहां पे माइनस आई लगेगा। अब इधर अगर देखोगे तो CH3 जो है, यहां पे भी CH3 था, यहां पे भी CH3, लेकिन ये वाला CH3 बेटा पैरा पोजीशन पे है, तो मुझे यहां पे लिखना होगा प्लस एम, एंड ये आपका मेटा पे है तो मुझे यहां पे लिखना होगा माइनस आई। तो मुझे बताओ टोटल विड्रॉइंग कितने नजर आ रहे, 2। अब मिथॉक्सी या नाइट्रो में किसका माइनस आई ज्यादा है, नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा है। तो इस एग्जांपल में मोस्ट एसिडिक कौन होगा आपका, थर्ड नंबर वाला, क्योंकि वहां पे माइनस आई है, तो माइनस आई के चलते यहां वाला फिनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो थर्ड के बाद कौन आएगा, 5। सिंपल, बार बार आई एम रिपीटिंग, रीइटरेटिंग, क्या देखना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो हर जगह पे बेटा जब आपका ये प्रोटॉन जाएगा तो ये ऐसा कॉन्जुगेट बेस जो आपका बनेगा। अब उस कॉन्जुगेट बेस को जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ेगा। ये ऐसा बढ़ता नहीं, ये सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, है ना, मतलब चार्ज वहां पे क्या होता है, बढ़ता है, ऐसा लाइन नहीं बढ़ता, याद रखना इस चीज का, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा, नाइट्रो एंड मिथॉक्सी ज्यादा एसिडिक होंगे। सो 3 सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे थोड़ा कम 5। अब यहां पे प्लस आ है, यहां पे प्लस, यानी ये 2 डोनेटिंग स्टैंडर्ड वाले से कम, यानी 1। अब इसका सिर्फ प्लस आई, इसका प्लस एम, तो प्लस आई की डोनेटिंग पावर प्लस एम से क्या होगी, कम। इट मींस आपका सेकंड नंबर यहां पे आएगा। एंड फिर सबसे वीक कौन होगा आपका, ये रहा नंबर 4, इस तरह से, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप लोगों को यहां पे दिमाग लगाना है। बहुत सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगा के अपना आंसर जो है यहां पे निकालना है, ठीक। तो हर केस में बस ये देखना है, हर केस में ये देखना है कि कहां पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो ये तो हो गए हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लिए, कभी ऑर्थो पे लिए, कभी मेटा पे लिए, कभी पैरा पे लिए। अब हम देखेंगे सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट, है ना, सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट लेकिन अलग अलग पोजीशन पे, सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन डिफरेंट पोजीशन, एंड उनमें कंपैरिजन करने को बोला जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पास्ट में, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पास्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोफिनॉल्स को, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोफिनॉल्स का कंपैरिजन। सो ये यहां पे हमने लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर यहां पे मैं लेता हूं मेटा नाइट्रोफिनॉल, ओके, एंड फाइनली ये मैं लेता हूं यहां पे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ओके। अब हमको इन तीनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात, इन तीनों को फिनॉल के साथ कंपेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है तीनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होगी, या फिर अगर मैं ऐसा पूछूं, ध्यान से सुनना सवाल को, तीनों में से किसकी pKa वैल्यू फिनॉल से कम होगी। अब किसकी pKa वैल्यू कम होती है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। सो अब अगर ध्यान से देखोगे तीनों में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट मींस तीनों की भी pKa वैल्यू फिनॉल से क्या होगी, कम होगी, है ना। तीनों की भी pKa वैल्यू क्या होगी, फिनॉल से कम होगी, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है जुड़ा है। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा। सो यहां पे पहले अगर निकाला जाए, नाइट्रो का क्या है माइनस एम, मेटा पे है, इसके लिए क्या रहेगा, सिर्फ माइनस आई, एंड यहां पे नाइट्रो पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे उसका क्या होता है, माइनस एम, राइट। अब सो बेस्ड ऑन द इफेक्ट दैट वी हैव रिटन, ये पता चलता है कि यहां पे रेजोनेंस होने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा में, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा आइसोमर से ज्यादा होगी, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन अब इन दोनों में कंपेयर करना है, क्योंकि इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है।
अब फिर रेजोनेंस से आंसर नहीं निकल रहा तो फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ का इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा। सो बेस्ड ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ negative resonance and negative I, orthonitrophenol should be more acidic than your paranitrophenol. समझ रहे ना? And both are more acidic than your metanitro and all three are more acidic than your standard phenol. ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेटा ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। कई बार हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देके चलना पड़ता है आगे, राइट ना। सो अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, सो मैंने क्या बोला, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड फिनॉल, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखा गया है, इस OH के H में एंड NO2 के ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। एंड ये प्रैक्टिकली कंफर्म भी हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसके कंपैरिजन में। एंड बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कम होती है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, हम सबको पता है। सो यहाँ पे फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये प्रोटॉन निकालना उतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ पे है। सो ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की पीके वैल्यू में, लेट मी टेल यू, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आप सबको हमेशा याद रखना होगा। सो नाइट्रोफिनॉल्स में पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब सवाल है ऑर्थो एंड मेटा में क्या। अब इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता कि भाई मेटा आइसोमर उससे ज़्यादा बन जाए, है ना, ऐसा कि मेटा आइसोमर उससे ज़्यादा बन जाए, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, एंड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड फाइनली दैट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। सो ये आपका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है। सो एक पार्ट ये हो गया। सो ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे क्रिसॉल्स की बात करते हैं। सो क्रिसॉल्स में क्या होगा, सो ये रहा यहाँ पे आपका फिनॉल, सिंपल, ठीक। अब यहाँ पे फिनॉल के बाद में मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। फिर मैं मेटा वाले को सिर्फ लिख देता हूं यहां पे मेटाक्रिसॉल, ठीक है ना। एंड यहां पे क्या होगा आपका, ये मैंने लिखा यहां पे पैराक्रिसॉल, ठीक है, ये मैंने लिखा पैराक्रिसॉल। ओके, अब देखो ऑर्थो हो चाहे मेटा हो चाहे पैरा हो, तीनों में भी CH3 है, यानी कि डोनेटिंग इफेक्ट है, किसी भी टाइप का हो लेकिन डोनेटिंग इफेक्ट है। सो ये कंफर्म है कि क्रिसॉल्स की, सभी टाइप के क्रिसॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से क्या है, कम है, फिनॉल से क्या है, कम है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ पे फिनॉल, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा आपका, फिनॉल। अब इन तीनों की बारी। सो ऑर्थो आइसोमर है तो ऑर्थो में इसका प्लस सिम लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेटा में सिर्फ क्या लगेगा, प्लस I लगेगा, एंड पैरा में भी क्या लगेगा, प्लस M लगेगा, क्योंकि एक्टिव पोजीशन है। ओके, सो ये तय हुआ कि ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल का डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसके लिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा वाले से क्या होगी, कम होगी। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेटाक्रिसॉल से क्या होगी, कम। यानी फिनॉल के बाद मुझे लिखना पड़ेगा मेटा, फिनॉल के बाद क्या लिखना है मुझे, मेटा। अब इन दोनों में सोचना होगा। अब रेजोनेंस तो सेम है, तो फिर यहाँ पे देखा जाए इसका प्लस I रहेगा, इसका भी प्लस I रहेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस नज़दीक होने की वजह से इसका प्लस I ज़्यादा। अब जितना प्लस I ज़्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। इट मीन्स पैराक्रिसॉल इज मोर एसिडिक देन योर ऑर्थोक्रिसॉल। सो फिनॉल, फिर मेटा, फिर पैरा एंड फिर ऑर्थोक्रिसॉल। सो ये बन गई आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर योर
क्रिसॉल्स, है ना। ये क्या हो गया आपका, क्रिसॉल के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ बन गया। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे मिथॉक्सीफिनॉल, है ना। नेक्स्ट चलते हैं मिथॉक्सीफिनॉल की तरफ। ओके, अब मिथॉक्सीफिनॉल में क्या देखा जाए। सो मिथॉक्सीफिनॉल में ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी, फिर यहाँ पे मेटा पे मैंने लगा दिया मिथॉक्सी, एंड ये मैंने लगा दिया पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी, राइट। अब हमें इनको किसके साथ कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है फिनॉल के साथ में, ठीक है ना। सो अब अगर आप देखो, है ना, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका जो ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर में आपका मिथॉक्सी तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या दिखा था, प्लस एम, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसका है प्लस एम। अब मेटा पे अल्कोक्सी क्या दिखाता है, माइनस आई दिखाता है गाइज। सो ये रहा इसका माइनस, एंड पैरा पे भी वो क्या दिखाएगा, ऐसे ही प्लस एम दिखाएगा। ओके, तो इन दोनों में डोनेटिंग है जबकि इसमें विड्रॉइंग इफेक्ट है। इट मीन्स योर मेटा मिथॉक्सीफिनॉल माइनस आई के चलते इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके फिनॉल से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। सो यहाँ पर मिथॉक्सीफिनॉल्स में सबसे पहले कौन सा आइसोमर आया, मेटा, फिर उसके बाद कौन आया आपका फिनॉल। अब इन दोनों में चेक करना है, अब दोनों में भी प्लस एम तो है, तो प्लस एम से आंसर नहीं निकलेगा, तो फिर मिथॉक्सी का दूसरा इफेक्ट है माइनस आई, ये रहा यहाँ पे माइनस आई। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम होने से माइनस आई ज्यादा होगा कंपेयर टू पैरा आइसोमर। इट मींस ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, यानी आपके मिथॉक्सीफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर क्या आ रही है, मेटा आइसोमर देन फिनॉल देन ऑर्थो देन पैरा, ये इस तरीके का आपका जो है यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है। अब चलते एक बहुत ही खूबसूरत, है ना, अब एक बहुत ही खूबसूरत से कंपाउंड की तरफ चलते हैं जिनके बारे में हमेशा से कंफ्यूजन होता है ना, हमेशा से कंफ्यूजन होता है। सो एक मैंने लिया फिनॉल, फिर मैंने लिया यहाँ पे बेंजीन 1,2 डायोल, या फिर 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर कैटेचॉल, है ना, या फिर कैटेचॉल। ओके, एंड सो ये आपका कैटेचॉल, रिसोर्सिनॉल एंड योर क्विनॉल, या फिर हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं इसको। सो इनके बारे में हमको कंपेयर करना है, तो ज़रा ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखना। अब वैसे देखा जाए तो OH का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम। अब यहाँ पे OH मेटा पे है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, माइनस है, एंड यहाँ पे पैरा पोजिशन पे है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस एम, राइट। अब अगर आप ठीक से ध्यान दो इन तीनों को भी, तो इन तीनों को भी 2-2 pK वैल्यूज होंगे, क्योंकि तीनों के पास भी 2-2 प्रोटॉन है बेटा डोनेट करने के लिए, है ना, तीनों के पास भी क्या है, 2-2 प्रोटॉन है डोनेट करने के लिए। सो तीनों को भी 2-2 pK वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑर्डर की बात करने वाले। सो अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा, है ना, ध्यान से देखो क्या होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे ये देखा गया है, तो यहाँ पे ये फिनॉल के कंपैरिजन में ऑर्थो आइसोमर एंड मेटा आइसोमर की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है वहाँ पे, ज़्यादा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या था, दोनों में से कोई एक प्रोटॉन जो है हट जाएगा, दोनों में से अगर एक प्रोटॉन हटा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये देखा गया है कि यहाँ पे वो ऐसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो सकता है, वो स्टेबल हो सकता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर से वो कोई बहुत परमानेंट इफेक्ट तो है नहीं वहाँ पे, है कि नहीं। तो ये ऐसा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, राइट, लेकिन साथ ही साथ में इसका प्लस एम भी चलेगा। तो उस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है, एंड उसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके फिनॉल से ज़्यादा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके फिनॉल से ज़्यादा है। अब इसको कंपेयर करते हैं मेटा के साथ में। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए मेटा पे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कोई एक फिर से प्रोटॉन देगा, राइट। अब यहाँ पे प्योरली क्या है, उसका विड्रॉइंग इफेक्ट ही है, उसका विड्रॉइंग इफेक्ट ये माइनस। अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, साथ ही साथ में ये इसका प्लस एम
है ना, ये इसके प्लस m के चलते ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ी छोड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ऐसे में इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये इधर जाके इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो उस केस में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड ऊपर से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेसिस पे ये भी देखा गया है, आपका जो कैटेचॉल है यानी ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, उसका एक पहला पीके जो है 9.45 है, दूसरा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंसने की वजह से इस हाइड्रोजन को बाद में निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो पहला पीके वैल्यू है इज अराउंड 9.32 एंड जो दूसरा पीके वैल्यू है वो है आपका 9.81 एंड यहाँ पे जो दूसरा पीके वैल्यू है 12 है। सो दोनों भी पीके वैल्यू मेटा आइसोमर से ज्यादा है। इट मीन्स योर मेटा आइसोमर इज मोर एसिडिक देन योर ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, दैट इज कैटेचॉल। ठीक है, सो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से भी प्रूव किया एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आपको बताया। सो यहां पे ध्यान रखना, योर मेटा isomer that is resorcinol is more acidic than your catechol and catechol is more acidic than your phenol। अब इधर क्या है बेटा, इधर जो है इन सभी के कंपैरिजन में अब यहाँ पे थोड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है एंड यहाँ पे ना ही ऐसा स्ट्रॉन्ग माइनस आई लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस m लग रहा है एंड प्लस m जब स्ट्रॉन्ग लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा क्या हो जाता है, घट जाती है। तो अब यहाँ पे फाइनल लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन या बेंजीन डायोल में आपका मेटा आइसोमर दैट इज रिसोर्सिनॉल। क्या हो रहा है आपका, रिसोर्सिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर कैटेचॉल, है ना, resorcinol is more acidic than your catechol, which is more acidic than your phenol, which is more acidic than your quinol, एंड क्विनॉल को हम दूसरा भी नाम क्या देते हैं, हाइड्रोक्विनोल। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाला एग्जाम्पल है ये वाला। क्लियर है बेटा सबको, राइट। सो ये एक आपका एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया, राइट। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इस सेशन के लिए एंड देन वी आर गोइंग टू हैव वन मोर वीडियो ऑन द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, जहाँ पे हम और क्रॉस वाले एग्जाम्पल्स भी कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे। फिर वहाँ पे मैं आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की बात करूँगा, फिर हम फिनॉल को कंपेयर करेंगे स्क्वारिक एसिड के साथ में कंपेयर करेंगे, फिर फिनॉल में हम जब नाइट्रो जोड़ेंगे पिक्रिक एसिड की बात करेंगे, फिर उस पिक्रिक एसिड को हम स्क्वारिक के साथ कंपेयर करेंगे, उसी पिक्रिक एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कंपेयर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी सेकेंड लेक्चर में जो कि नेक्स्ट डे आने वाला है। सो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल देखा जाए हेलोफिनॉल्स, है ना, लास्ट एग्जांपल देखा जाए हेलोफिनॉल्स, यानी कि ऑर्थो पे हेलो, मेटा पे हेलो एंड पैरा पोजीशन पे हेलो लगाया जाए। सो ये मैंने यहाँ पे ऑर्थो पे क्लोरीन लगाया, फिर मेटा पे मैंने क्लोरीन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे पैरा पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, सो हैलोजन के केस में सिंपली यू नीड टू कीप इन माइंड दी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो जितना डिस्टेंस कम उतना ज़्यादा। सो ऑर्थो हेलोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा देन पैरा, बहुत सिंपल है। सो ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड फिनॉल, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, राइट। इसी में एक और एग्जांपल लिया जाए जिसके बारे में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, है ना, जिसके बारे में कई बार स्टूडेंट्स को हो जाता है कंफ्यूजन। राइट। सो कंफ्यूजन दूर करेंगे अपन लोग, हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन जो है दूर कर देंगे। ओके, सो ज़रा ध्यान से देखना भैया लोग, बच्चे लोग। सो ये आपका स्टैंडर्ड फिनॉल, ये हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सो ये आपका हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फिनॉल नहीं लेंगे, हमको जिसके बारे में पूछा जाता है उसकी बात करें। सो ये हमने लिया पैराफ्लोरोफिनॉल, फिर हमने लिया पैराक्लोरोफिनॉल, फिर हमने लिया पैराब्रोमोफिनॉल एंड फिर हमने लिया पैराआयोडोफिनॉल। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली जो लोग नीट 2020 के एग्ज़ाम या जेईई 2020 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए एनटीए ने अपना एक ऐप खोल के वहाँ पे वो लोग एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस भी करा रहे, तो उसी में ये सवाल पूछा गया था, है ना, उसी में भी ये सवाल पूछा गया था। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि उस
एग्जाम का जो एनटी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें देयर वर मेनी क्वेश्चंस जो एज इट इज़ अपना जो मॉड्यूल है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 उसमें एज इट इज़ ये बच्चों ने खुद बताया एंड कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने नोटबुक में लिख के दिया आपको एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम सबका माइनस आई की बात करेंगे सो बेस्ड ऑन माइनस आई 1 2 3 4 ऐसी ऑर्डर आएगी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर वैसी नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब हम यहाँ पे फ्लोरीन के केस में देखते हैं माइनस आई तो सभी का है ना, माइनस आई भी है एंड हाइड्रोजन के केस में लोन पेयर के चलते प्लस एम इफेक्ट भी है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिवली किसका प्लस एम अच्छे से ऑपरेट करता है विद इन दी हैलोजेंस, तो फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैप है ये आपका 2p ऑर्बिटल में ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैप हो रहा है, 2p ऑर्बिटल में यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है। सो उसकी वजह से इसका प्लस एम इन सभी से ज़्यादा बेहतर ऑपरेट करेगा। जब प्लस एम ऑपरेट करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। सो उसकी वजह से अब यहाँ पे ये देखा गया, सो प्लस एम इसका इनका भी, लेकिन इनका प्लस एम इसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक है, राइट। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि क्लोरीन का प्लस एम उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया इसका है, लेकिन इसका माइनस आई अच्छा है, माइनस आई तो इसका भी अच्छा है, लेकिन इसके माइनस आई को इसका ही प्लस एम क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। सो इसके वजह से पैराफ्लोरोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पैराक्लोरोफिनॉल से कम है। रीजन इसका प्लस एम ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, जिसको क्या आप बोलते हो, बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अब इनके साथ में क्या, फिर जब इनके साथ में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो इनका प्लस एम उतना बढ़िया ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इनके प्लस एम से ज़्यादा इनका माइनस आई का इफेक्ट देखा जाएगा। सो अब यहाँ पे देखा गया कि इनके कंपैरिजन में इसका माइनस आई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वैसे ही हैलोजेंस के केस में माइनस आई ही ज़्यादा प्रेडोमिनेटिंग होता है, लेकिन अब यहाँ पे ओवरलैप काफ़ी बढ़िया है, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे आपका पैरा हैलोफिनॉल जो है तो उसमें ये देखा गया है योर पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर पैराफ्लोरोफिनॉल विच इज़ मोर एसिडिक देन योर पैराब्रोमोफिनॉल which is more acidic than your para-iodophenol। सो ये वाली जो है यहाँ पे आपकी ऑर्डर रहेगी, ठीक है। सो फिलहाल इस सेशन के लिए यहीं पे रुकते हैं। सो अगला सेशन और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। आई एम श्योर यू विल लव द नेक्स्ट सेशन एज वेल, जैसा आपने ये सेशन को एंजॉय किया, राइट गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।